अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं आपके लिए आज अप्लाई करने का तरीकाकार लेके आया हूँ। अगर आपको फ़िनलैंड से ऑफ़र लेटर मिल गया और आपने पीआर के लिए अप्लाई करना है, और पीआर का अप्लाई का तरीकाकार किस तरह है, आप किसी एजेंट के थ्रू किसी भी तरीकाकार से नहीं, आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरह आप एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे, अगर आपका कोई प्रोसेस रह गया, कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो आप वहीं पे उसको पॉज करके 1-2 दिन के बाद, हफ्ते बाद, माह बाद भी अगर आप उस पर अपलोड करना चाहें तो वहाँ पे अपलोड हो सकता है। ये दूसरी वेबसाइट्स की तरह नहीं है कि अगर एक बार आपने रिज्यूम कर दिया तो फिर उसको दोबारा न्यू रिसाइकल शुरू हो जाता है कि जीरो से ए टू जी सारा डाटा पुट करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिनलैंड ने ये अपनी वेबसाइट पे बाकायदा मेंशन किया है, एक बार आपने अपलोड कर दिया तो वहाँ तक आपका डाटा सेव रहेगा। उसके बाद दूसरा डाटा जैसे मिलता जाएगा वहाँ पे आप अपलोड करते जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। शुक्रिया आपका। अब चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम। यहाँ पे हम लिखते हैं मिग्री.fi। ये मिग्री इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ़िनलैंड की, जहाँ पे हमने अप्लाई करना होता है। तो जैसे ही हम इस पर लिखेंगे तो यहाँ पे ये पोर्टल शो हो जाएगा। ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है। तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करेंगे कि ये हम किस पर्पज़ के लिए ओपन कर रहे हैं। ये है फिनिश लैंग्वेज में। तो आपने सबसे पहले इसे ऊपर की तरफ जाना है, वहाँ पे ट्रांसलेट आ जाएगा, वहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो ये फिनिश से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपके सामने बेसिकली विंडो जो ओपन हुई है, आफ्टर अप्लाई आई वांट टू अप्लाई। चूँकि हम न्यू हैं तो हम अप्लाई करेंगे आई वांट टू अप्लाई। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहाँ पे ये 8 पॉइंट है। तो आपने 8 पॉइंट देखने, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहले आई वांट टू कम इन फिनलैंड एंड आई वांट टू कम एंड विजिट, आई वांट टू एक्सटेंड माई रेजिडेंस परमिट। जैसा अब तो क्योंकि हम न्यू हैं, हम यहाँ पे काम के लिए आ रहे हैं, तो हम क्लिक करेंगे आई वांट टू कम इन फिनलैंड। जैसे हम क्लिक करेंगे, आगे जी आपके सामने ओपन प्ले स्टोर हो जाएगा। ये इसमें सारे 8 पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट आपने दोबारा से देखने कि आई एम यूरोपियन यूनियन, आई एम ए फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन यूनियन, आई हैव अ फैमिली मेम्बर इन यूरोपियन यूनियन। आप लोग जस्ट अप्लाई करते रहिए और देखते जाइए। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इस पोर्टल में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 8 पॉइंट्स हैं कि आपने कहाँ जाना है, क्यों मूव कर रहे हो, किस वजह से मूव कर रहे हो। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ये सब इसमें मेंशन है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हमने क्या वहाँ पे जाके स्टे करना है, हमें जॉब मिली है तो आपके पास जगह है, क्या करना है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सी है, क्योंकि हमने वहाँ पे जाके काम करना है। हमने क्या वहाँ पे कौन सा हमारा इतना बड़ा काम है कि हमने कोई कौन सा काम करना है। ये भी यहाँ पे आगे आप नेक्स्ट साइड पे देखें कि यू कैन अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन वर्क। आप बेस्ड ऑन वर्क पे जा रहे हो, रेजिडेंस परमिट ले रहे हो आप। दोस्तों बाकायदा वीडियो बनाई हुई है कि ये वो शख्स अप्लाई करेगा यहाँ पे आई हैव अ जॉब इन फिनलैंड, जिसको जॉब परमिट मिल चुका हो, मतलब जॉब ऑफ़र मिल चुका होगा। जितनी भी मैंने पहले वीडियोस बनाई है वहाँ पे मैंने ये बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले आपको जॉब ऑफ़र लेटर लेना होगा।
जैसे ही आपको ये मिल जाएगा तब आपने लिखना है, इस पे चेक करना है आई हैव अ जॉब इन फिनलैंड। जैसे ही आप इसको चेक करोगे उसके बाद नेक्स्ट करोगे, आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ये पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा इफ़ यू प्लान टू वर्क इन फिनलैंड यू यूजुअली नीड अ रेजिडेंस स्पॉन्सर इशू बेस्ड बाय फिनलैंड। मतलब आपने फिनलैंड में जो काम करना है वो किस बेस पे करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। इन ये पोर्टल आपको आगाही देता रहेगा, किसी भी एजेंट के बिना, आप किसी भी टेंशन लिए बगैर आप इसी पोर्टल को देखते हुए यहाँ से आप फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वो बकायदा मेंशन कर रहा है कि अगर आपका प्लान है फिनलैंड में तो आपको ज़रूरत है रेजिडेंस परमिट किस वजह से, व्हाट काइंड ऑफ वेयर यू वर्क, मतलब आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, मतलब कि आप बेबी सीटर हैं, ब्लू कार्ड होल्डर हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास कुछ, क्योंकि यार हमारे पास ऐसा वैसा है नहीं है तो हम यहाँ पे लगाएंगे हमारे पास जॉब है इन होटल, हमने होटल की जॉब अगर चेक की है तो हम होटल की जॉब को ओके करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास जो सा ऑफर लेटर होगा उसी पे क्लिक करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। और हाँ, ये भी बात बताता जाऊँ कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये पेज आपकी खुद ब खुद हेल्प करता जाएगा। अब यहाँ पे वन काइंड ऑफ वर्क यू कमिंग टू फिनलैंड, आप फिनलैंड में किस काम के सिलसिले से आ रहे हैं, आप यहाँ पे कोई म्यूजिशियन हो, कोई स्पेशलिस्ट हो, तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं एज अ होटल म्यूजिशियन, क्योंकि हम होटल में काम करने वाले हैं तो हम लिखेंगे होटल का, ठीक है। और मास कम्युनिकेशन जिन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ये सुनहरी मौके हैं। हाँ, एक और बात बताता जाऊँ, यहाँ पे फिनलैंड में इतनी ख़ास सैलरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि जॉब के मौके बहुत सुनहरी हैं। अभी आगे रेस्टोरेंट म्यूजिशियन, आपने किस रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट म्यूजिशियन, अब यहाँ पे आ गया आपके पास फिर से 4। अब ये 4 आपके पास पोर्टल आ गया, अब 4 में से आप किस पे क्लिक करोगे ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो ये हमारे पास सामने आ गया बेबी सीटर है, जॉब इन फिनलैंड है, या फिर आपके पास कोई प्रोग्राम है, ईयू ब्लू कार्ड है। लेकिन जैसे जैसे हमने इसको ओके किया तो यहाँ पे लिख के आ गया कि आपकी एप्लीकेशन ये अब ओपन हो चुकी है। अब आप इसको ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाके आप अपनी बाकायदगी से, ये आ गया एप्लीकेशन फॉर वर्कर रेजिडेंस परमिट TTOL, यहाँ पे साइड पे उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन जो अप्लाई करेगा उसके कितने पैसे हैं, जो खुद चल के जाएगा उसके कितने पैसे होंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के तकरीबन फ़ीस थोड़ी है, जो हम वहाँ पे कागजी वर्क जाके एम्बेसी जाके अप्लाई करते हैं उनका 740 जो है। और यहाँ पे तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा ये हाईलाइट किया मैंने, ये नीचे जो अब हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपके पास वो है जो आप कागजी कार्रवाई के तहत लेते हो। इसलिए ऑनलाइन ये बहुत आसान है, घर बैठे बिठाए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसमें इतना ख़ास नहीं डरने की चीज़। अब ये जर्नल इंटर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना मैंडेटरी है, विदाउट पासपोर्ट आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव नॉट बीन बैन फ्रॉम एनी कंट्री, मतलब आप किसी भी कंट्री से बैन ना किए जा चूँकि हो सकता है ना कहीं से डिपोर्ट हो या फिर वो निकाल दें। तो दूसरा ये कि आपकी तबीयत ख़राब ना हो, मतलब कोविड वगैरह का किसी पे मसला ना हो, तो फिनलैंड वालों को आपकी तबीयत से कोई मसला ना हो, मतलब कि कोई वबा फैलने का। और आखिरी ये कि आपके पास आप ऐसा कोई कांड नहीं करना आपने कि वो ऐसे आप कोई कांड करो और जिससे पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात ख़राब हों। ये बेसिक्स की उनकी जर्नल से रिक्वायरमेंट थी। नीचे क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताया, क्वालिफ़िकेशंस कितनी होनी चाहिए। ऑफ़र लेटर लेते दौरान जो आपकी क्वालिफ़िकेशन आपस में डील डन हुई थी वो आपने डिग्रीज़ जो हैं उनको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद नीचे अटैचमेंट है वहाँ पे अपलोड करना है। तो ये आपने अपलोड करना है। चलो हम चलते हैं लास्ट पे, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है एम्प्लॉय एक्सटेंशन परमिट TTOL इसको कहा जाता है। ऊपर है एम्प्लॉय रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन TTOL, दोनों का सेम ही है क्योंकि हम एक्सटेंशन तो ले नहीं रहे क्योंकि हमने पहले यहाँ पे काम तो किया नहीं हुआ, हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। ये उनके लिए जिन्होंने पहले काम किया हुआ, क्योंकि हम फर्स्ट एंट्री है हमारी तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एम्प्लॉय रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन पे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो सामने प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप
देखें कि ये आपके साथ साथ ये आपकी हेल्प भी करता जाएगा। इंटर फिनलैंड मतलब ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, ये आप रीड आउट अच्छे से कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात भी बताता जाऊँ कि अगर आपको कोई मसला दरपेश हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, तो आप इसको पॉज करके दोबारा से यहीं से ही कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें कोई डरने की ज़्यादा बात नहीं कि एक ही दिन में अप्लाई। और पहला है हमारे पास ये कि आप एप्लीकेशन किस पर्पज़ के लिए दे रहे हो। तो इसमें हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। तो दो नीचे हैं कि अगर हमने चेंज करना, हम सबसे पहले आते हैं कि फ़र्स्ट रेजिडेंस परमिट, क्योंकि हमारा पहला है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा फ़र्स्ट रेजिडेंस परमिट। जैसे ओके करते हैं तो फर्स्ट रेजिडेंस परमिट में आगे हमारे पास फिर से आ गए हैं ये ऑप्शंस, जो उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। और साथ में ये भी कहा गया कि द राइट वर्क, मतलब आपने काम करना है, अच्छे से करना, किसी किस्म का कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे उन्होंने बाकायदा मेंशन किया आप काम के लिए आ रहे हो, स्टडी के लिए आ रहे हो, फिर एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब अगर किसके लिए, हम तो काम के लिए आ रहे हैं, हम क्लिक करेंगे काम पे। तो जैसे काम पे करेंगे तो हमारे पास मेन पेज ओपन हो जाएगा। वर्क इन फिनलैंड, वर्क इन फिनलैंड ओपन करें, आ जाएगा आपके पास मेन साइट। तो यहाँ पे आपका अप्लाई वाला, यहाँ पे ये आ गया अप्लाई, ये है आपके पास फिर से 6 ऑप्शन, 6 में से आपने कौन सा अपना, क्योंकि हमें जो जॉब मिली है वो हमारे पास है अदर कंट्रीज़ में, ना हम ब्लू कार्ड से हैं, ना हम यूरोपियन यूनियन से हैं, ना ही हमारा जनाब कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ना रेजिडेंस परमिट बाय रिसर्चर, क्योंकि हम कोई ऐसा रिसर्चर भी नहीं है, ना हमारे पास AUPS स्टेटस है। मतलब अब हम अप्लाई करेंगे रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर एन इंटरप्टर, ये हमारे पास ये भी नहीं है, रिसर्च स्पेशलिस्ट भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम रेजिडेंस परमिट जो अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अदर नहीं, हम पहले नंबर पे जाएंगे, ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर, ये आ गया रेजिडेंस परमिट एंड एम्प्लॉय TTOL, ये जो पीछे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। जैसे हम अप्लाई पे चेक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। जैसे विंडो ओपन होगी, ये हमारे पास फिर से पॉइंट ओपन हो जाएंगे कि आपने ये एप्लीकेशन फिल करनी, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी आपके सामने शो हो जाएंगी। क्योंकि अभी ये हमारा बेसिक चल रहा है, अभी हमारा लॉगिन नहीं बनना। जैसे ही लॉगिन बनता है फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्या। यहाँ पे दो हैं, एक क्रिएट अकाउंट, दूसरा है लॉगिन। हम करेंगे क्रिएट अकाउंट क्योंकि हमारा न्यू है। जैसे अगर हम पुराने होते, मतलब कि पहले अप्लाई किया होता, तो हम लॉगिन करते। अब हम चेक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट, मतलब एक न्यू अकाउंट बनाएंगे। जैसे हम इस पर चेक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे दो तरह की जो हैं कैटेगरीज हैं कि आपने ओपन किया, जो क्रिएट अकाउंट जो है यूज़फुल, ये इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा अप्लाई करना है। आपने दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ें कि इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि यहाँ पे ये दो चीज़ें अकाउंट क्रिएट करने की। तो ये कौन सी दो चीज़ें, पहले है कि क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग swami.fi, मतलब अगर आपके पास उनका आईडी कार्ड है, यूरोपियन यूनियन का आईडी कार्ड है, या वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते। दूसरा है क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग योर ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, वही ईमेल देनी है आपने जो आप बाकायदगी से चेक करते हो। वो ना कि आप ये ईमेल दो और चेक कोई और करते रहो। यूरोपीय यूनियन वाले जिस ईमेल पे आप लोग अप्लाई करोगे, किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो वो उसी ईमेल को टारगेट करती है। क्योंकि हम पाकिस्तान से, हम क्रिएट एन अकाउंट से ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ गया क्रिएट अ यूज़र अकाउंट विद योर ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नीचे फिर आ गया ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ आपका जो मोबाइल नंबर, वो डेट ऑफ बर्थ वही है जो बाज़ाब्ता तौर पर आपके पासपोर्ट अकाउंट पे लिखी हुई है, वही आपने लिखनी है यहाँ पे पासपोर्ट पे। तो यहाँ पे आपकी ईमेल जो अभी जिस पे हमने लॉगिन किया, तो आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे सर आपके पास पासवर्ड लाजमी जो आपको याद होना चाहिए। नीचे क्रिएट एन अकाउंट, तो हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, तो ये तमाम पोर्टल में जितनी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे
ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने फिर करते जाना है। और क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद आपके पास एक मेन पेज ओपन होगा। जैसे ही आपने ये सारा मुकम्मल कर लिया तो यहाँ पे लाजमी चेक करना टर्म एंड वाइज, ये लाजमी चेक करना, अगर ना किया तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो जैसे ये एप्लीकेशन सबमिट होगी आपके पास लॉगिन का एक यूज़र पेज आ जाएगा। जैसे यूज़र पेज आ जाएगा आप लॉगिन ओपन करोगे। अभी तो आपने क्रिएट अकाउंट किया, क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप लोगों के पास यूज़र आ जाएगा, आपका लॉगिन यूज़र। जैसे लॉगिन आईडी मिल जाएगी आपके पास, फिर आप लॉगिन आईडी में मेन पेज पे जा सकते हो। तो ये नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत डाल दी। अगर गलत डाल दी तो आपको ये पीआर नहीं मिलेगा, ना वर्क परमिट मिलेगा। तो याद रखिएगा आपकी ईमेल को वो ना हो कि रजिस्टर में डाल दी जाए। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो आपके पास ये उनका मेन वेबसाइट आ जाएगी। जैसे लॉगिन में दाखिल हुए तो हमारे पास रेजिडेंस परमिट ऑन द बेसिस ऑन अदर एम्प्लॉयमेंट ये सारा हमारे पास शो हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 नंबर है। पहले में आपकी एप्लीकेशन और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है। तो याद रखिएगा ये साइड पे जो आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, लाइन नज़र आ रही है, मतलब इसका ये कि ग्रीन है और इतना हिस्सा फिल हो चुका और इतना बाकी है, ठीक है ना। मतलब किसी का 60% है, 70% है। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। अब आ गया हमारे पास एप्लीकेशन, हमने किस पर्पज़ के लिए अप्लाई किया, क्या चीज़ है। तो हम सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को चेक करते हैं। नीचे ग्राउंड्स फॉर द एप्लीकेशन, यहाँ पे ये देखने के आपके पास ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स में से कि अगर आपने यहाँ पे कोई अप्लाई किया, जॉब ऑफ़र मिला है तो कोई एक पॉइंट चेक करो। अगर आपने यहाँ पे फिनलैंड में पीएचडी मास्टर वगैरह किया है, मास्टर पीएचडी वगैरह किया, कोई रिसर्च की है तो आप उसके बारे में चेक कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे विज़िट के लिए आए हुए हो पहले तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वही पहला ऑप्शन हमने ओके किया, अपनी मेन फाइल पे आए। यहाँ पे आप अपना नाम लाजमी अच्छे से चेक कर लेना और नाम के स्पेलिंग जो पासपोर्ट पे होंगे वही आप लोगों ने चेक करना। और दूसरा डेट ऑफ बर्थ पे कह रहा हूँ बार बार कि डेट ऑफ बर्थ पे आपने कोई मसला नहीं डालना। वो ना हो कि 19-21 का मसला आ जाए और आपका वर्क परमिट रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी क्योंकि हम इंग्लिश को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपकी ऑक्यूपेशन क्या है और यहाँ पे आपकी डिग्री क्या है। तो क्योंकि आपने जिसके लिए अप्लाई किया होगा वो वहाँ पे आप अपना डिग्री मेंशन कर दोगे। मैट्रिक है मैट्रिक, तो जो भी आपका होगा मतलब कि आप वहाँ पे आप अपना स्कैन आईडी अपलोड कर दो। तो आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर का होना लाजमी है। अब एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इनटू फिनलैंड, अगर आप पहले फिनलैंड में रहे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ये एज इट इज़ ऐसे ही खाली छोड़ देना है। नीचे इंफॉर्मेशन ऑन पासपोर्ट, पासपोर्ट के ऊपर जो आपकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट की तारीख़ अजरा, ये सब चीज़ें। और साथ में इसकी एक फ्रंट पेज जो फ़ोटो कापी है वो आपने अपलोड कर, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट कंट्री ऑफ इशू। और दूसरा आप पाकिस्तान से, तो हमने तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना कि हम पाकिस्तान से हमारा ये इशू हुआ है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे आपने डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी देनी है। आगे है बिगनिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस इन फिनलैंड। तो ये आपको जब वर्क परमिट जो आपको दिया जाएगा ऑफ़र लेटर, उसमें बाकायदा मेंशन होगा आपने कब से कब तक है यहाँ पे स्टे करना है, मतलब कितने साल का आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो आपके साथ कर रहे हैं साल का तो आपको 15 मार्च 2022, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि 22 को यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने आना है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। 1 साल का मिले है तो आपने यहाँ पे फिर लिखना है कि 15 मार्च 2023, मतलब 1 साल का आपका है। मतलब आपने आना कब है, 22 में आना है, 23 में आपकी क्या हो रुखसती हो जाएगी। अगर 2 साल का है तो फिर 22 में आना है, 24 में आपने छोड़ देना है। फिर नीचे आपके पास एक बॉक्स है, यहाँ पे आपने लिखना है कि आई हैव अ जॉब इन फिनलैंड एंड जो भी आपके पास है, लेकिन ज़्यादा जो 70 से अबव वर्ड नहीं लेता। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल शॉर्ट कर देना कि आई हैव अ जॉब इन फिनलैंड सो आई कमिंग, या फिर आई हैव अ जॉब परमिट, या आई हैव अ वर्क परमिट। जो आपके पास है ना वो आपने यहाँ पे लिख देना है और आगे आपने यहाँ पे चेक कर देना। यहाँ पे आप हम चेक कर रहे हैं तो नीचे है कि आपने किस पहले यहाँ पे विज़िट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे करना है नो।
हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो जैसे हमने नो करना है तो आगे हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। है आपके पास मटेरियल स्टेटस में आप सिंगल हो, मैरिड हो, कस्टम हो, स्ट्रेंजर हो, क्या हो आप। तो अगर सिंगल हो तो आपने सिंगल पे टिक करना है, तो मैरिड हो तो मैरिड पे है तो आपने फिर ये लिखना है कि आपका आपने अपने शोहर का नाम लिखना है। मेल हो तो फीमेल का, फीमेल है तो मेल का, उसका जेंडर। और उसके बाद अगर आप सिबलिंग्स हैं तो उनका नीचे नाम मेंशन करना है। सारी डिटेल देने के बाद आपके पास ये एक नया पेज भी ओपन होगा कि आपने ये पूरी रिक्वायरमेंट्स आपने ना जो जो ये एप्लीकेशन मांग रही है ये आपने साथ के साथ ही फिल करते जाना है। किसी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कहीं से एप्लीकेशन की समझ नहीं लग रही तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं ना आपको डिटेल बता दूँ। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। रेजिडेंस परमिट ऑन द बेसिस ऑफ अदर एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, जिसने आपके साथ कांटेक्ट किया था, जिसने आपको ऑफर लेटर दिया था, ये उसकी इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको फिनलैंड में किसने ऑफर लेटर दिया है। जिसने ऑफर लेटर दिया है तो आप उसकी सारी डिटेल आपके पेज पे मुश्तमिल होगी, तो वो पेज आपने यहाँ पे सेम एज इट इज़ कॉपी करके लगा दें। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल आपने लगा देने। इंस्ट्रक्शंस ऑन द कॉन्ट्रैक्टर, और जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका आपस में लेन देन है, क्या चल रहा है, जो सारी डिटेल है आपने यहाँ पे लगा देनी है। सेम एज इट इज़ जे जो आपके पास प्रिंसिपल एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो असूल्स हैं, जैसे भी आप वैसे भी बंडल मारते हो तो आपने ये नहीं लिखना कि हम स्ट्रेंजर हैं, हम ये हैं वो है, लंबी नहीं फेंकनी। जो आपके हिसाब से जो अच्छी चीज़ें वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप अपना जो आपका ऑफर लेटर होगा उसके साथ उन्होंने वर्क एंड प्रिंसिपल्स भी लिखे होंगे, सेम एज इट इज़ वही उठा के यहाँ पे आपने लिख देना है। और नीचे आपके पास आप वर्क में या फिनलैंड में वर्क किसके लिए आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, फिक्स ईयर है, या फिर आप इंटर्नशिप पे हो। क्योंकि हमने एप्लीकेशन के शुरू में बताया था कि हम 1 साल के लिए आ रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ईयर का। अगर आपके पास जैसा कॉन्ट्रैक्ट है उसी हिसाब से अगर आप लिखते जाओगे तो आप अपना वहाँ पे मेंशन करते जाओगे कि हमारा ये इतने से इतना पीरियड है, हम स्टे के लिए नहीं आ रहे। तो इससे क्या होगा कि आपको वर्क परमिट मिलने में आसानी होगी। अब बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपके पास 2-3 सफ़ों का आपके पास जॉब ऑफर लेटर है उसमें ये बाकायदा मेंशन किया जाएगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी, आपको उसके साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जाएगी। जो आपके पास जो पेज है उसके अंदर बाकायदा डिटेल में मेंशन होगा, आपने वो वैसे पढ़ के सेम एज इट इज़ ही यहाँ पे नोट कर देना है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके पास आ रहे हो तो आपके पास सैलरी कितनी लगी हुई, तो आपके जॉब ऑफर में मेंशन होगा कि आपकी इतनी सैलरी है। तो कम से कम आपकी सबसे कम सैलरी 1100 यूरो होना लाजमी है। 1100 यूरो से कम हुई तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी ये शर्त है कि आपके पास कम से कम सैलरी 1100 होनी ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा तीसरा सर्कल, यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन, इसका एक अलहदा से पेज ओपन हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेशन, मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको ज़रूरत है, तो आप इसको ऐसे खाली रहने दें। तो उसके बाद नीचे आता है पॉसिबल क्रिमिनल ऑफेंस एंड एंट्री बैन। ये है कि आपने किसी भी पाकिस्तान या इंडिया में कहीं भी आप रह रहे हो तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने इस एक्टिविटीज़ में हिस्सा तो लिया नहीं, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। आप किसी क्रिमिनल का हिस्सा बने हो तो नहीं, हमने तो किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है हमारा नाम, तो इसके लिए नो। आप किसी बाहर कंट्री से डिपोर्ट हुए हो या किसी कंट्री में आप पकड़े गए हो, तो हम बाहर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी नो। तो आपने मोस्टली जितने सब के सब ही नो लगाने, आपने यस कोई नहीं करना, सबका सब आपने नो। तो लास्ट में ये कि लोग कुछ पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए ये मसला होता है कि शेंगेन ने किसी को बैन तो नहीं किया हुआ, तो पाकिस्तान और इंडिया में मेजॉरिटी है तो नो, हमें किसी ने बैन नहीं किया हुआ। रेयर चांस होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ये चीज़ मुकम्मल हुआ तो हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे वो आपको डिटेल से ले जाएगा। नेक्स्ट पेज जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक और टैब ओपन होती है,
और जैसे ये टैब ओपन होती है तो यह यहाँ देता है ऐड डॉक्यूमेंट्स। अब रिक्वायर्ड अटैच डॉक्यूमेंट, यू मस्ट अटैच योर डॉक्यूमेंट्स फॉर। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ याद रखिएगा वही डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो आपके ऑफर लेटर में मौजूद हैं, और या फिर नंबर 3 में हमने आप मेंशन किया था एनओसी, हेल्थ क्लियरेंस, आपका मेडिकल फिटनेस, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पे ऐड अटैचमेंट, तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई। तो नेट ज़रा स्लो है तो उस हिसाब से ये विंडो, यहाँ पे उन्होंने बकायदा जो चीज़ें लिखी हैं कि एडिंग किस तरह करनी है। तो यहाँ पे है कॉपी ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आपका होना लाजमी है, तो पासपोर्ट आपका नहीं है तो आप उसको बनवा के जहाँ पे अपलोड करना है। डिग्री ऑफ डिप्लोमा, मतलब आपने जितने भी डिप्लोमे किए हैं, जितनी डिग्रीज आपके पास पड़ी है वही डिग्रीज मेंशन कर कीजिएगा जो आपने पीछे विंडो 3 में मेंशन की थी, उसी को यहाँ पे लगाना है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट नंबर, जो मतलब जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिला है ऑफ़र लेटर पे वो आपने यहाँ पे पुट करना है। तो आपके पास दूसरा के स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रीवियस वर्क, आपने यहाँ पे अटैचमेंट करना है कि आप किस हद तक काम कर सकते हो, आप में कितनी क्वालिफिकेशन है, आपने क्या क्या काम किया हुआ है। अगर वीडियोज़ हैं तो वो लाजमी अपलोड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम वीडियोज़ पे नहीं, हमने सर्टिफिकेट्स देने हैं, तो हम यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट्स मेंशन करेंगे, हमने ये काम किया हुआ है और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है। या फिर दौरान स्टडी आपने कहीं पार्टिसिपेट किया हो या किसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया हो, या फिर आप अच्छे क्रिकेटर हैं, आप अच्छे एक वॉलीबॉलर हैं, जो भी है आपके पास, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना एडिशनल अटैचमेंट में। आपने कोई ना कोई एज अ वॉलंटियर काम किया हो, या आपने किसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया हो। इसका इतना कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन इसका सबसे ये है कि एडिशनल अटैचमेंट में आपको सबसे ज़्यादा ये है कि सपोर्ट कर देते हैं। तो ये मैंने 4 ऑप्शंस इसलिए फ़िल किए हैं कि आपको कुछ समझ आ जाए। तो ये थोड़ी टाइम में ये 4 ऑप्शन फ़िल किए हैं, तो इसमें उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ आ गया होगा कि आपने रेजिडेंस परमिट ऑन द बेसिस ऑफ अदर एम्प्लॉयमेंट कैसे फ़िल करना है। तो ये आगे है आपके पास फ़ीस वाला ऑप्शन। इंडियंस होंगे तो वो पेपाल यूज़ करेंगे, पाकिस्तान में चूँकि पेपाल नहीं है तो पाकिस्तान में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड का इस्तेमाल होता है, वो वहाँ से अपनी फ़ीस पे करेंगे। जैसे ही उनकी फ़ीस पे हो जाएगी तो आगे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। चूँकि फ़ीस जैसे पे करेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन से पहले सबसे यही गुजारिश करूँगा कि वो अपनी एप्लीकेशन दोबारा से रीड आउट कर लें, तो उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो एक और बात बताता जाऊं कि एप्लीकेशन में किसी किस्म की भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे आपका मसला और भी हो सकता है कि आपका वर्क परमिट कैंसिल हो जाए, पैसे आपके ज़ाया हो जाएं। तो दूसरा ये जो आपके पास जिस सर्कल सामने शो हो रहे हैं, कोई हाफ ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, तो ये है कि इतनी इतनी एप्लीकेशन हमारी पूरी होगी और जितना सर्कल बाकी है उतनी एप्लीकेशंस बाकी रहती हैं। तो ये था हमारा आज की वीडियो बनाने का मकसद कि आपको समझ